है कि न्यूज 18 से खास बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य बोले हैं हम 2017 का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने यह बात कही। पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। केशव मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हार के डर से परेशान हैं। अखिलेश के समय में एक भी इन्वेस्टर नहीं आया। 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ चुनावी समर आज 7 मार्च को 7वें चरण के मतदान के साथ शाम को 6 बजे खत्म हो जाएगा। राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी जोटी का प्रयास किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। सर, 7 चरणों का मतदान आज खत्म हो रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या कह रहा है? पूरा आत्मविश्वास से भरे हुए, जनता का आशीर्वाद पूरी तरह से हम सबको प्राप्त हुआ है। यह पूरा चुनाव जाति धर्म से ऊपर उठ करके गरीब कल्याण के मुद्दे पर हुआ है, विकास के मुद्दे पर हुआ है, सुशासन के मुद्दे पर हुआ है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कौन बना सकता है इसकी तुलना करके लोगों ने मतदान किया है। अभी मैं घड़ी में देख रहा हूँ लगभग 2 बजने वाले, अभी 4 घंटे मतदान का समय और बाकी है। मैं मतदाताओं से, विशेष तौर से पूर्वांचल के मतदाताओं से जो अंतिम चरण में मतदान कर रहे हैं, उनसे अपील करूंगा, घर से निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, भारी मतदान करिए, गुंडागर्दी का अंत करने के लिए मतदान करिए, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए मतदान करके और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करिए। यह उत्तर प्रदेश है, जागृत उत्तर प्रदेश है, गरीबों के मुद्दे पर एकजुट उत्तर प्रदेश है, किसानों के मुद्दे पर एकजुट उत्तर प्रदेश है, नौजवानों के मुद्दे पर एकजुट उत्तर प्रदेश है। जिस सरकार में भर्तियों से भ्रष्टाचार खत्म किया गया, जिस सरकार में गरीबों का घर का चूल्हा कभी बुझने ना पाए, उनके पेट की आग को शांत करने का लगातार प्रयास किया गया, किसानों की भरपूर मदद करने का काम किया गया, नौजवानों को रोजगार के विशेष अवसर प्रदान करने के लिए भारी भरकम निवेश लाने का काम किया गया। जो बिजली सपा बसपा की सरकारों में गायब रहती थी, वह बिजली आज गांव-गांव में इतनी आ रही है कि लोगों को पहले कहते थे बिजली आती नहीं, अब लोग कहते हैं बिजली जाती नहीं। तो यह सारा जो फर्क है, इस फर्क के आधार पर लोग अपने मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सभी तो हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान एसएल सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्रजेश भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और मनोज रघुवंशी वरिष्ठ पत्रकार साथी हमारे साथ। 2 हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, भदोही से सर्वेश और आजमगढ़ से अलाउद्दीन। पहले संवाददाताओं का रुख करते हैं क्योंकि 3 बज चुके हैं। 3 बजे की वोट पोलिंग परसेंटेज की क्या तस्वीर है वो यहां पर समझते हैं। अलाउद्दीन, पूर्वांचल में, आजमगढ़ में किस तरीके से मतदान हो रहा है, अब तक कितना परसेंटेज मतदान वहां पर हो चुका है और क्या तस्वीर लग रही है, कौन कौन से मुद्दों पर लोग आकर के अपने मत को डाल रहे हैं? देखिए अनुपम, आप खुद भी फील्ड में रहे और लगातार आपने गाजीपुर बॉर्डर से लेके गाजीपुर तक का सफ़र तय किया, तो आपने भी जनता का मिजाज को समझा। मेरे साथ फूलपुर पवई जो विधानसभा है उसके बहुत सारे वोटर्स हैं। इससे पहले मैं आजमगढ़ शहर में जा चुका हूं, उसके बाद गोपालपुर और फिर अतरौलिया गया, फिर दीदारगंज। ये 5वीं विधानसभा क्षेत्र है आजमगढ़ का, जहां पर मैं लोगों के साथ मौजूद हूँ। वोट कास्ट बहुत तेज़ी से हो रहा है और ख़ासतौर से वोटिंग परसेंटेज भी मुझे लगता है यहाँ पर ज़्यादा जाएगा पिछली बार की तुलना में। कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे आइए मैं बात भी कर लेता हूँ। मुझे अपना नाम बताइएगा। पृथ्वीराज यादव। किन मुद्दों पर आप लोग फूलपुर में वोट कास्ट कर रहे हैं, मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों को लेके? हालांकि लोग बहुत सारे, सबसे बात करना मुश्किल होगा, लेकिन आप एक प्रतिनिधि के तौर पर बताएंगे कि इनके मन की बात क्या है इन लोगों के। सर, हम बेरोजगारी के मुद्दे पे दे रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं। दे दिया जी। कानून व्यवस्था जो है इनके ऊपर दे रहे हैं। कानून व्यवस्था एकदम बेकार है। उन्नाव कांड हो गया, गोरखपुर कांड हो गया और बहुत से कांड हुआ। तो उसके अलावा हमारा केवल इनके आवारा जो है पशुओं से हम लोग त्रस्त हैं, किसान हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम जो है उसके लिए अवज में राशन भी दे रहे हैं। नहीं, राशन का कोई उतना नहीं। जब पशु आवारा पशु खा जा रहे हैं तो उससे ज़्यादा राशन खा ही गए। गेहूँ और उसका सब खा जा रहे हैं, तो उससे देने से क्या फायदा? 5 किलो गेहूँ 1 महीना हम दे रहे हैं और उससे ज़्यादा कई नुकसान हो जा रहा है, कई हजार। रमाकांत यादव यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और बाहुबली भी कहे जाते हैं। इससे पहले बीजेपी में थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके कई सारे समर्थक भी यहाँ हैं। क्या किन मुद्दों पे आप लोग वोट कास्ट कर रहे हैं? जी, हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अलाउद्दीन, हम आएंगे। लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। भदोही से सर्वेश भी हमारे साथ हैं। सर्वेश, कालीन के लिए भदोही को जाना जाता है, उद्यमी बड़ी संख्या में वहां पर रहते भी हैं, एक्सपोर्ट का काम भी होता है।
आज वहां की तस्वीर कैसी है और किस तरीके से मतदान हो रहा है, कितना परसेंटेज अब तक आया है? देखिए अनुपम, अभी जो हमारे पास आंकड़ा है वो 1 बजे तक का है, जिसमें 35.59% लोगों ने मतदान किया है। लेकिन 3 विधानसभाएं यहाँ पर हैं, भदोही, औराई और ज्ञानपुर। तीनों विधानसभाओं में सुबह से हम लगातार जा रहे हैं और देख रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पर लाइन लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि एक लंबी लाइन है जिसमें सैकड़ों लोग लाइन में लगे हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। मतदान देने को लेकर भी लोगों में उत्साह है। महिलाओं की यहाँ पर अलग लाइन है और हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरह से वो यहाँ पर लगातार इंतजार कर रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं। और कई लोग हैं जो बात भी करना चाह रहे हैं, कुछ यहाँ की समस्याएं हैं, कुछ मुद्दे हैं जो बताना चाह रहे हैं। हम उनके पास चलेंगे, अनुपम, सीधे उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे क्या मुद्दे। साहब, आप बहुत देर से बताना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? भैया, यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हैं अंदर, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। बता रहे हैं 110 नंबर, वो ढूंढ रहे 1100, और कोई कह रहा है कि नहीं मेरा 110 है, तो कह रहे हमसे ज्यादा जानते हो। उनको दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत कम। मुद्दे बताइए, ये तो अभी इस बात को हम लोग अभी पहुंचाते हैं अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। और बताइए कि कितनी देर से खड़े लाइन में और क्या समस्या है यहाँ की? 1 घंटे हो गया अभी हम लोगों को, और लाइन घसक नहीं रही यहाँ की। हाँ, अब किसी को दिक्कत हो रही है, घर पे बच्चे छोड़ के आए हैं और लाइन यहाँ की घसक ही नहीं रही आगे। सर्वेश, बताइए जरा बूथ कौन सा है, ताकि अधिकारी जो आयोग में न्यूज़ 18 देख रहे हैं वो समझ पाए, जान पाए। आप जरा बूथ बताइए, किस बूथ पर आप हैं और आगे भी होने की संभावना है। हम यही कहते हैं कि पहले देश सुरक्षित, फिर उसके बाद प्रदेश सुरक्षित, उसके बाद जो क्या बोलते हैं हमारा विधानसभा सुरक्षित। हर हर मोदी। तो यहां पर हम आएंगे, सर्वेश हम आएंगे आपके पास, आप बने रहिए। अलाउद्दीन, आप भी बने रहिए। एसएन सिंह हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, ब्रजेश पाठी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और मनोज रघुवंशी जी हर बार की तरह हमारे साथ हैं। मनोज रघुवंशी जी, आपके पास आ रहा हूं, फिर पॉलिटिकल मेहमानों के पास चलूंगा। आज जिस तरीके से 7वें और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है, 1 बजे तक की पोलिंग परसेंटेज आ गई है, कुछ देर में 3 बजे का पोलिंग परसेंटेज भी आ जाएगा। आपको क्या लग रहा है, पूर्वांचल जो है वो इस बार जिस तरीके से काफी कुछ बदला है, काफी कुछ राजनीतिक परिस्थितियां काफी बदली हैं, उसमें वोटर तो घरों से निकल रहा है मतदान केंद्र पर? मनोज जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मनोज जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं एसएन सिंह के पास आऊंगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सिंह साहब, पूर्वांचल में आप डेरा डाले हुए थे, कई बार आपसे मेरी मुलाकात भी हुई अपने पूर्वांचल के दौरे के दौरान। क्या मानते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति में पूर्वांचल में आगे बढ़ रही है? देखिए अनुपम जी, मैं तो जीरो ग्राउंड पे था, आपसे मुलाकात भी होती थी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाकर विकास के कार्य किए गए हैं, जो अंत्योदय की योजनाएं थी वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया गया है, महिला सुरक्षा की चिंता की गई है। मुझे लगता है उसको ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश की जनता आज बहुत ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। आज देखिए 7वें चरण का अनुपम जी मतदान है, और वो कहां पे मतदान है? जहां काशी कॉरिडोर बना है, जहां दिव्य काशी और भव्य काशी बना है, जहां रोजगार मिला है, और दूसरी तरफ काशी की आलोचना करने वाले लोग प्रधानमंत्री की आलोचना करने वाले लोग हैं। देखिए अनुपम जी, धार्मिक आस्था का केंद्र जो विंध्याचल है, आज उसका विकास हुआ है। कोई वहां उपनयन, लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले जो बातें सामने आ रही थी, ब्रजेश भाटी जी, पहले अखिलेश यादव कह रहे थे कि 400 सीटें जीतेंगे, अब आ गई बात 300 तक। ये 100 सीटों का मार्जिन अपने आप क्यों कम कर दिया गया? अनुपम जी, मैं आपको बता दूं, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है, हम एक बात बताइए, जैसे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर काशी का अपमान मोदी जी का अपमान है, मतलब इन चीजों को जोड़ने का इन्हें क्या कारण जरूरत पड़ गई? इनके प्रधानमंत्री को ग्राउंड पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ गई? जब आपने इतना काम किया है तो आप क्यों डर रहे हैं? सच्चाई ये है कि जनता ने अब की बार इनको नकार दिया है। ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ये उस लोगों की कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। यहाँ गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को कुशल देता है, एक बेटी को दिन रात में जला दिया जाता है, ये व्यवस्था की है। अब की बार उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। ये प्रोपगंडा धर्म का चला के सत्ता में नहीं बैठ सकते। ये हिंदू मुस्लिम कराने की इन्हें कई बार कोशिश की, नहीं करा पाए। अब की बार इनका सफाया है। और रही 300 और 400 की सीटों की बात जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कही है, हम पूर्णतः बहुमत से सरकार अब की बार। मैं आऊंगा ब्रजेश भाटी आपके पास। मनोज रघुवंशी हमारे साथ हैं। मनोज जी, 1 बजे तक का जो पोलिंग परसेंटेज आया है वो लगभग 34% के आसपास है। क्या, किस नजरिए से इसे आप देखते हैं, और पूर्वांचल का जो मैंडेट होगा वो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप?
देखिए, पूर्वांचल में जब पिछली बार मोदी लहर थी तब भी बीजेपी को कोई बहुत अच्छा यहाँ पे वो नहीं मिला था, सीट्स नहीं मिली थी। अब की बार जो है वो तो वैसे ही डाउटफुल है। मतलब ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये कि अखिलेश ने 400 से घटा के 300 कर दी, लेकिन बीजेपी में भी वही हाल है कि अमित शाह आप ही के इंटरव्यू में बोलते हैं कि हमें 300 प्लस मिलेगी। योगी आदित्यनाथ आप ही के कैमरे में बोलते हैं कि हमें 300 पौने 300 मिलेगी। फिर आज आप ही कैमरे में बोलते हैं कि नहीं हमें 325 मिल जाएगी। आपके बीजेपी मतलब प्रेडिक्शंस का दौर जो है वो काफी, मैं आप सबके पास आऊंगा, वक्त की मजबूरी है। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। यादव एसपी गठबंधन से यहां पर चुनावी मैदान में है। उसके बाद अनिल राजभर, अरविंद राजभर, जबरदस्त मुकाबला शिवपुर सीट पर, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर वो पहले नेता थे जिन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ा था, मंत्री पद छोड़ा था और उसके बाद से वो लगातार बगावत करे। तो राजभर परिवार मैदान में। उसके बाद सबसे ज्यादा चर्चित जो सीट है नीलकंठ तिवारी, बीजेपी वाराणसी दक्षिण सीट को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और फिर कामेश्वर दीक्षित का जब नाम सामने आया तो सबने यही कहा, अखिलेश यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया, वो सक्सेसफुल होता है नहीं, उस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। और गाजीपुर सीट की बात कर रहे हैं, संगीता बलवंत बीजेपी से और जय किशन साहू एसपी गठबंधन से यहां पर चुनावी मैदान में ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। गाजीपुर भी बेहद महत्वपूर्ण सीट है और इस पर भी सबकी नजर लगी हुई है। और संगीता, जिस तरह से बात हो रही थी कि वो पहले भी बहुत जबरदस्त मार्जिन बड़े मार्जिन से जीती थी, एक बार फिर से चुनावी मैदान में। वही घोसी सीट की बात की जाए तो विजय राजभर यहां पर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, जबकि दारा सिंह चौहान इस वक्त एसपी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। और दारा सिंह चौहान को लेकर अखिलेश यादव ने बाकायदा उनके लिए जनसभा करते हुए कहा था कि इन्होंने सही समय पर गर्म लोहे पर हथौड़ा मारा है, यानी कि बीजेपी को छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और वैसे तो संपर्क में लंबे समय से थे। गिरीश यादव बीजेपी के जौनपुर से, अरशद खान समाजवादी पार्टी की तरफ से। जौनपुर जिले के बारे में एक बात जान लीजिए, हर विधानसभा सीट पर तकरीबन 30 से 40 हजार यादव है और इसीलिए जौनपुर को भी अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है आजमगढ़ के बाद। बिल्कुल। मडियान सीट पर रमाशंकर सिंह पटेल और रविंद्र पटेल यहां पर चुनावी मैदान में हैं। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, 7वें चरण की मतदान शुरू हो चुका है। अब कुछ जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए भी देंगे, अपील तो हम कर ही रहे हैं, आप अपनी सेल्फी भी भेजिए। और देखिए, वो जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, वीआईपी सीटें हैं या वो सीटें जिस पर जबरदस्त मुकाबला है, कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय मोहम्मदाबाद सीट से मैदान में समाजवादी पार्टी की तरफ से, शोएब अंसारी ही परिवार की तरफ से जबरदस्त फाइट यहां पर भी मानी जा रही है। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कालीचरण राजभर बीजेपी जहूराबाद सीट, ओम प्रकाश राजभर, वैसे माना जा रहा है ओम प्रकाश राजभर की ये सीट फंस गई है। बिल्कुल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट कही जा सकती है। अब हम आपको दिखा रहे हैं घोरावल सीट। आप देख सकते हैं अनिल मौर्य बीजेपी से हैं, रमेश चंद्र दुबे एसपी से यहां पर एक दूसरे को फाइट देते दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम सीटें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर लड़ाई है। अशोक सिंह बीजेपी के मऊ सदर सीट, अब्बास अंसारी एसपी से हैं और एसपी गठबंधन से हैं और यहां पर भी जबरदस्त लड़ाई है। वहीं आजमगढ़ सदर सीट की बात कर रहे हैं, अखिलेश मिश्रा बीजेपी के और दुर्गा प्रसाद यादव एसपी गठबंधन से यहां पर चुनावी मैदान में है। उसके बाद अनिल राजभर, अरविंद राजभर, जबरदस्त मुकाबला शिवपुर सीट पर, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर वो पहले नेता थे जिन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ा था, मंत्री पद छोड़ा था और उसके बाद से वो लगातार बगावत करे। तो राजभर परिवार मैदान में। उसके बाद सबसे ज्यादा चर्चित जो सीट है नीलकंठ तिवारी, बीजेपी वाराणसी दक्षिण सीट को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और फिर कामेश्वर दीक्षित का जब नाम सामने आया तो सबने यही कहा, अखिलेश यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया, वो सक्सेसफुल होता है नहीं, उस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। और गाजीपुर सीट की बात कर रहे हैं, संगीता बलवंत बीजेपी से और जय किशन साहू एसपी गठबंधन से यहां पर चुनावी मैदान में ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। गाजीपुर भी बेहद महत्वपूर्ण सीट है और इस पर भी सबकी नजर लगी हुई है। और संगीता, जिस तरह से बात हो रही थी कि वो पहले भी बहुत जबरदस्त बड़े मार्जिन से जीती थी, एक बार फिर से चुनावी मैदान में। वही घोसी सीट की बात की जाए तो विजय राजभर यहां पर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, जबकि दारा सिंह चौहान इस वक्त एसपी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। और दारा सिंह चौहान को लेकर अखिलेश यादव ने बाकायदा उनके लिए जनसभा करते हुए कहा था कि इन्होंने सही समय पर गर्म लोहे पर हथौड़ा मारा है, यानी कि बीजेपी को छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और वैसे तो संपर्क में लंबे समय से थे। गिरीश यादव बीजेपी के जौनपुर से, अरशद खान समाजवादी पार्टी की तरफ से। जौनपुर जिले के बारे में एक बात जान लीजिए, हर विधानसभा सीट पर
तकरीबन 30 से 40 हजार यादव है और इसीलिए जौनपुर को भी अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है आजमगढ़ के बाद। बिल्कुल, मडियान सीट पर रमाशंकर सिंह पटेल और रविंद्र पटेल यहां पर चुनावी मैदान में हैं। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, 7वें चरण की मतदान शुरू हो चुका है। अब कुछ जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए भी देंगे। अपील तो हम कर ही रहे हैं, आप अपनी सेल्फी भी भेजिए। और देखिए, वो जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, वीआईपी सीटें हैं या वो सीटें जिस पर जबरदस्त मुकाबला है, कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय मोहम्मदाबाद सीट से मैदान में, समाजवादी पार्टी की तरफ से शोएब अंसारी ही परिवार की तरफ से जबरदस्त फाइट यहां पर भी मानी जा रही है। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कालीचरण राजभर बीजेपी जहूराबाद सीट, ओम प्रकाश राजभर। वैसे माना जा रहा है ओम प्रकाश राजभर की ये सीट फंस गई है। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट कही जा सकती है। अब हम आपको दिखा रहे हैं घोरावल सीट। आप देख सकते हैं अनिल मौर्य बीजेपी से हैं, रमेश चंद्र दुबे एसपी से यहां पर एक दूसरे को फाइट देते दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम सीटें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर लड़ाई है। अशोक सिंह बीजेपी के मऊ सदर सीट, अब्बास अंसारी एसपी से हैं और एसपी गठबंधन से हैं और यहां पर भी जबरदस्त लड़ाई है। वहीं आजमगढ़ सदर सीट की बात कर रहे हैं, अखिलेश मिश्रा बीजेपी के और दुर्गा प्रसाद यादव एसपी गठबंधन से यहां पर चुनावी मैदान में है। उसके बाद अनिल राजभर, अरविंद राजभर, जबरदस्त मुकाबला शिवपुर सीट पर, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर वो पहले नेता थे जिन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ा था, मंत्री पद छोड़ा था और उसके बाद से वो लगातार बगावत करे। तो राजभर परिवार मैदान में। उसके बाद सबसे ज्यादा चर्चित जो सीट है नीलकंठ तिवारी बीजेपी वाराणसी दक्षिण सीट को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और फिर कामेश्वर दीक्षित का जब नाम सामने आया तो सबने यही कहा, अखिलेश यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया। वो सक्सेसफुल होता है नहीं, उस पर नजर। स्वागत है। ब्रेक के बाद लगातार हम चर्चा कर रहे हैं 7वें चरण के मतदान पर। आज मतदान जारी है और कुछ ही सेकंड में हम आपको 3 बजे का पोलिंग परसेंटेज भी बताएंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं बातचीत करने के लिए। मनोज जी, जिस बात को आप रख रहे थे, आखिर पूर्वांचल, अब तक हम देखने के लिए आए हैं कि पूर्वांचल ही काफी कुछ तय करता है और यह माना जाता था कि पश्चिम दिशा तय कर देता है। इस बार भी हम कमोबेश यही स्थिति देख रहे हैं कि शुरुआती चरणों में जिस तरीके से मतदान हुआ, अब पूर्वांचल के चरण में जिस तरीके से मतदान हो रहा है, यानी कि दिशा पहले तय हो चुकी थी, पूर्वांचल कुछ चीजों पर अपनी मोहर लगाता दिख रहा है। देखिए, पिछली बार, अब वही मैं जो कह रहा था कि पिछली बार नरेंद्र मोदी की लहर में, जिसमें कि मतलब बीजेपी प्लस को 325 सीटें मिली, उसमें पूर्वांचल वाली 54 में तो केवल 29 ही सीट मिली थी ना जी। तो मतलब उसके बावजूद भी इतनी वेव थी उनकी, मतलब इतना स्वीप कर गए थे। अब की बार जो है वो पूर्वांचल में अगर मान लीजिए उससे बेहतर कर रहे होते तो नजर आता ना, वोट परसेंटेज में नजर आता। उससे बेहतर तो नहीं ही कर रहे हैं, ये तो पक्की बात है। हो सकता है थोड़ा उससे कमजोरी ही हो। तो अगर मान लीजिए 54 में से 29 से भी अगर घटने वाली है तो कोई मतलब पूर्वांचल से कोई डिस्टिंक्शन मार्क्स तो नहीं आने वाले हैं, फर्स्ट डिवीजन नहीं आने वाली है। तो पूर्वांचल कितना जितना मर्जी ऐड कर ले। सिंह साहब, क्या लग रहा है आपको, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप पूर्वांचल से? क्योंकि जाहिर तौर पर पूर्वांचल में तो आपने पूरी ताल ठोक दी, पूरी ताकत लगा दी, ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी ने। अगर गोरखपुर की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, वाराणसी की बात करें, ऐसा कोई नेता बीजेपी का कद्दावर बचा नहीं था जो पिछले 10 दिन वहां डेरा ना डाला हुआ हो। देखिए अनुपम जी, सारे चुनाव को हम लोग चुनाव की तरह लेते हैं और सब में जाते हैं। और अभी हमारे मनोज जी बड़े भाई हैं, कह रहे थे, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो आदरणीय मोदी जी पर और योगी जी पर जनता का विश्वास है, वो विश्वास कायम है। अब भी मोदी जी पे विश्वास कायम है और लोग विश्वास कर रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास हुआ है। लोग तुलना कर रहे हैं कि किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली आ रही है, किस तरह से पारदर्शी तरीके से सरकार चली है। पहले अपराध था और दंगे। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपके पास से नौजवान और किसान तो छिटक गया, नौजवान किसान तो समाजवादी पार्टी के पाले में चला गया। ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से सम्मान देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम जो बुनियादी ढांचे में विकास कर रहे हैं, नौजवानों को रोजगार देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुझे लग रहा है कि एक तरफ केवल प्रोपोगंडा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा है, अपराध है। ब्रजेश भाटी जी, विकास नजर आ रहा है इनका आपको? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं किसान और नौजवान हमारे साथ है। अनुपम जी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसान नौजवान अब की बार समाजवादी पार्टी के साथ है। 13 महीने चला आंदोलन, 750 किसानों की शहादत,
और एक गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा किसानों को कुछ न जाना, इस उत्तर प्रदेश का किसान नहीं भूल पाएगा। ये जो गुमराह करने की बात कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि अगर सांड उसको फसल को खा गए तो हमने राशन दे दिया, ये है बीजेपी की मानसिकता। आप सुन लीजिए इनकी मानसिकता की बातें। और अब ये बात है, मैं रिएक्शन लूंगा, वक्त की मजबूरी है, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें जाना होगा। एसएन सिंह साहब और ब्रजेश भाटी जी, मनोज जी, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है ब्रेक के बाद। लगातार मतदान की हर पल की कवरेज आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 7वें चरण का मतदान लगातार जारी है और हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ एसएन सिंह साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, ब्रजेश भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सिंह साहब, सवाल ये है कि आप विकास की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ब्रजेश भाटी कह रहे हैं कि वो विकास दिखाई नहीं देता है और उसी का फैसला जनता इस बार मतदान में कर रही है। 6 चरणों में कर चुकी है और 7वें में आज कर रही है। देखिए अनुपम जी, इनको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी का मऊ और मुजफ्फरनगर का दंगा है, बदायूं और बुलंदशहर के दुष्कर्म है, मथुरा का रामवृक्ष यादव कांड है, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी और ईमानदार सरकार है। हमने जो है 5 लाख रोजगार दिया, हमने बिजली दिया, आवास दिया, 15 करोड़ गरीबों को अन्न दे रहे हैं, 5 लाख रुपए दवा मुफ्त में कराने का दे रहे। भारतीय जनता पार्टी ने ढेर सारे विकास किए हैं। चूंकि इनको दर्द होने लगा कि हमने सिर्फ हज हाउस क्यों नहीं बनाया, हम काशी कॉरिडोर का विकास क्यों किए। देखिए भाई, भारतीय जनता पार्टी का डे 1 से एजेंडा क्लियर है। हम दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते हैं। भाटी साहब सुन रहे हैं आप, अब तो तस्वीर आपको कुछ साफ हो रही होगी, इनके एजेंडे आप समझ रहे होंगे। भाटी साहब, आप देखिए, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, इनके कोई एजेंडे नहीं है, ये फेल हो चुके हैं। इतना जुड़े हुए हैं कि छोटे छोटे डेट में इनके मुख्यमंत्री बुलडोजर लिए डोल रहे हैं सभाओं में, सबको दिख गया इनके एजेंडे। अगर एजेंडा होता, जनता का इन्होंने भला किया होता तो आज रोना नहीं पड़ता, जनता को मिलेगा। मनोज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जिस तरीके से चुनाव लड़ी है, 7वें चरण तक जिस तरीके तक प्रचार चला, वही बीजेपी ने भी पूरी ताकत के साथ। अब सवाल यहां पर यह है कि अभी भी लोग बीएसपी को ये नहीं मानते कि 7 चरणों में बीएसपी ने बहुत एग्रेसिव तरीके से कैंपेन की हो या एग्रेसिव तरीके से चुनाव लड़ा हो। आपको इसके पीछे कारण क्या लगता है? देखिए, बहन मायावती काफ़ी समय से ही बैकफुट पे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इसी इलेक्शन के अंदर उन्होंने बहुत जोर नहीं लगाया है। वो बहुत समय से मिलजुल भी नहीं रही थी और मतलब बहुत कोई रैलीज नहीं कर रही थी, मीटिंग्स नहीं कर रही थी। तो वो एक तरह से वो मतलब अपने आप को उन्होंने आइसोलेट सा कर रखा था। वो तो उनकी एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ अनुपम जी। देखिए, उत्तराखंड का एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश से एक पल के लिए नज़र हटा के उत्तराखंड पे डाल लेते हैं। उत्तराखंड के ऊपर जेपी नड्डा ने कहा था कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। फिर अब वहाँ कैलाश विजयवर्गीय गए हैं कि प्लान बी क्या होगा अगर हमारा बहुमत नहीं आया, तो प्लान बी क्या होगा। आज अमीश ने सवाल पूछा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि अगर आपका पूर्ण बहुमत उत्तर प्रदेश में नहीं आया तो प्लान बी क्या होगा। देखिए, अकारण तो अमीश ने सवाल नहीं पूछा होगा। तो मतलब प्लान बी का विचार उत्तराखंड में देर से इसलिए आया क्योंकि अभी रिजल्ट तो एक साथ ही आएगा। प्लान बी की बात उत्तर प्रदेश में अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी वोटिंग चल रही है। अभी प्लान बी बोल दिया तो जो चल रही है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन जब ये वोटिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद प्लान बी क्या उत्तर प्रदेश में भी सोचा जाएगा, ये वक्त बताएगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है जाहिर तौर पर, लेकिन मुझे लगता है कि जब एग्जिट पोल सामने आएंगे तब ये प्लान बी पर ज्यादा डिटेल में चर्चा होगी, क्योंकि तब तस्वीर ज्यादा समझने वाली होगी कौन किसके साथ जा सकता है और किसको कितनी सीटों की जरूरत पड़ सकती है। जो एग्जिट पोल के फिगर्स होंगे उसके बाद। सर्वेश मेरे साथ भदोही से बने हुए हैं। सर्वेश, 3 बजे का पोलिंग परसेंटेज सामने आ गया है, क्या पोलिंग परसेंटेज है वहां से और मतदाताओं में अभी भी उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं अनुपम, मैं आपको बता दूं कि 3 बजे तक 47.5% लोगों ने भदोही में मतदान किया है। और अगर मैं बात करूं मतदाताओं में उत्साह की, तो मतदाताओं में सुबह से उत्साह बना हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि किस तरह से लोग कतारों में लगे हैं और लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वोट कास्ट करने के लिए तमाम लोग अपनी मतदाता पर्चियों के साथ हैं, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों, सभी यहाँ पर आए हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं
ज्ञानपुर सीट पर ये सीट जो है इसलिए अहम है और जिले में 3 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा चर्चित इसीलिए है कि यहाँ पर बाहुबली विधायक विजय मिश्रा भी चुनाव मैदान में है और वो आगरा जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। सर्वेशम बड़ी संख्या में महिलाओं को देख रहे हैं, अगर आप हो तो इनसे बात करिए, जरा पूछिए किन मुद्दों पर वोट डालने के लिए आई हैं ये महिलाएं? मैं कोशिश करता हूं, बिल्कुल अनुपम, मैं महिलाओं से बात करने की कोशिश करता हूं। आप लोग बताइए कि आप लोग वोट करने आई, क्या मुद्दे हैं महिलाओं को लेकर, क्या मुद्दे हैं, कुछ बताइए। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, हम बात करेंगे। ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं महिलाओं को लेकर, कुछ आप तो स्टूडेंट होंगी, पढ़ती होंगी, क्या मुद्दे हैं बताइए। वोट करने आई हैं जी, क्या है मुद्दे, क्या है? सेफ्टी। सेफ्टी, क्या सेफ्टी लगती है कि सेफ्टी है कि नहीं है? अभी तक तो नहीं लगती है, इक्वली फ्रीडम नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता है। कैसा होना चाहिए कि अगर चले रास्ते में तो हम लोगों को सेफ फील हो। सेफ फील हो। ये बताएं कि सरकार ने कुछ दिया है, क्या मुद्दे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, कोई खाली अपना हक अधिकार वो देने आए हैं। चलिए, आपके लिए कोई मुद्दा नहीं। मैडम आप बताइए कि किस तरह से आप लोग वोट करने आई हैं, क्या मुद्दा है इस बार? हम लोग कुछ नहीं, वोटिंग देने आए हैं, बस इतना जानते हैं। सरकार के किसी कामकाज से संतुष्ट है कि नहीं है? क्या चाहती हैं कि सरकार नहीं आए? हमारे बोलने से क्या होता है, क्या नहीं, हमारे बोलने से क्या होता है? आप मतदाता हैं, आपके ही बोलने से होता है और तमाम और भी लोग हैं, युवा हैं, उनसे बात करेंगे। भैया आप बताइए कि क्या चाहते हैं? जी, यहाँ से तो विधायक मत बताइए, आप बताइए कि मुद्दे क्या हैं, नाम किसी का नहीं बताइए, मुद्दा समस्या बताइए। हाँ, समस्या सर जी अभी तो लाइन में खड़े हैं, कहाँ बताएं? लाइन में खड़े हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है फिलहाल आपकी। भैया आप बताइए कि क्या है समस्याएं, ज्ञानपुर की क्या समस्या है? समस्या क्या बताए भाई, भीड़ तो देख रहे हैं आप खुद ही। तो इस समय देखिए ज्ञानपुर में बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन जो यहाँ की जनता है, आऊंगा आपके पास। ब्रिजेश भाटी जी, सवाल ये है कि जिस बात को हम लगातार कह रहे थे, समाजवादी पार्टी इतने कॉन्फिडेंट थी, अखिलेश यादव इतने कॉन्फिडेंट होकर के प्रचार कर रहे थे, तमाम जगह रोड शो कर रहे थे, फिर ये फिगर आपने अभी 7वें चरण की वोटिंग चल रही है और 400 से 300 तक आकर के ये क्या मैसेज, क्यों ऐसा दिया जा रहा है? नहीं अनुपम जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्फिडेंट हमारे राष्ट्राध्यक्ष कल भी थे और आज भी हैं, और हम सरकार बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिगर की रही बात, सबके अपने अपने वो फिगर है। अध्यक्ष जी ने जो बात कही होगी सोच समझ के कही है, 300 सीटों से भी हम सरकार बनाएंगे, इसमें क्या दो राय है। हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हों उनके, क्योंकि जितने भी घटक दल हमारे साथ आए हैं पूर्वांचल में, राजभर हो, मौर्या हो, कुशवाहा जी, सब हमारे साथ हैं। तो इनके बीजेपी वालों के पुराने साथी थे, आपने उनको तोड़ लिया? बीजेपी के पुराने साथ उन्हें पता था उनका किस तरह से शोषण हुआ है। उन लोगों ने सुनो, ये लोग जो है, ये वे लोग थे जिन्होंने सरकार बनवाई थी बीजेपी की पिछली बार, और वो आज हमारे साथ हैं, सब लोग जितने भी हैं। सिंह साहब, एसएन सिंह साहब, शोषण किया आपने, आपकी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर का, इसलिए उन्हें जाना पड़ा समाजवादी पार्टी के साथ। अनुपम जी, आप बड़े पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार हैं, आप जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी से दलित क्यों नहीं सट रहे हैं। इसका खास कारण है, मनोज जी भी बैठे हैं, क्योंकि दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार अगर कोई पार्टी करती है तो समाजवादी पार्टी करती है। महिलाओं पे सबसे ज्यादा अगर दुष्कर्म के मामले किसी के काल में हुए तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। बहन मायावती की भी इससे अछूती नहीं रही, उनसे गठबंधन करके गेस्ट हाउस जैसा कांड कर देते हैं लोग। आप देखिए, लंदन का टिकट अभी से कटा लेते हैं। अगर जीत का जश्न मनाना है तो लंदन में आप थोड़े न मनाएंगे, साथ में हमारे प्रवक्ता को भी कहिए कटा ले। आप देखिए, करहल से लेकर यहाँ तक के बयानों को देख लीजिए साहब। भाटी साहब ये कह रहे हैं टिकट ही कटा लिया लंदन का। आप देखिए कानपुर में सुंदर, बल्कि एसएन सिंह साहब कहते हैं ये कि मठ में वापस भेज देंगे योगी जी को। समाजवादी पार्टी वाले लोग तो ये कहते हैं। अरे भाई, आप दबाव से जनता का वोट लेंगे क्या? देश की जनता देख रही है, ये वही समाजवादी पार्टी, इसमें कोई बदलाव नहीं है, जो घूस भरने की बात करती है, जो मारने पीटने का काम। लेकिन आप भी तो गर्मी निकालने की बात करते हैं साहब। सिंह साहब, आपकी पार्टी भी तो गर्मी निकालने की बात करती है, उसमें क्या गलत है? नहीं, गर्मी निकाल दी, पश्चिम के किसानों ने गर्मी निकाल दी। बात करते हैं तो ऐसे लोगों की करते हैं जो अपराधी हैं, गर्मी निकलनी चाहिए, क्योंकि जो अपराधी रहेंगे वो समाज में दुष्कर्म का काम करेंगे, अच्छे लोगों पे को हानि पहुंचाएंगे। लेकिन जो धनंजय सिंह क्रिकेट खेलता दिखाई देता है, धनंजय सिंह बहुत बड़ा साधु है जिसको तुम सुरक्षा देते हो। छोटे का काम करता है। कुलदीप सेंगर, तुम्हारी पार्टी का विधायक कुलदीप सेंगर बहुत अच्छा व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है, जिसने सिंह साहब, मनोज जी, सवाल ये है, पिछले 15 दिन अभी मैं पूर्वांचल में था,
मैंने पूर्वांचल के हर जिले का दौरा किया लगभग, लोगों से भी वहां पर बातचीत की। सवाल यह कि 2017 में सपा और बसपा को हटाने के लिए जो मैंडेट बीजेपी को मिला, उस दौरान भी ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा था कि बहुत बड़ी कोई वेव चल रही है। 2022 में भी जब ग्राउंड पर जाते हैं तो कोई वेव नजर नहीं आती है। अलग अलग सीट के अपने समीकरण हैं, लेकिन जातिगत समीकरण और जातिगत प्रभाव के साथ जनता से जुड़े मुद्दे, चाहे आवारा पशु का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, यह अमूमन देखने को हर जगह मिल रहा है। आपको लगता है ये सारे मुद्दे एक डिसाइडिंग फैक्टर इस चुनाव में होने वाले हैं? जी नहीं, आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि 2017 में वेव दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अंडर करंट तो दिखाई दे रहा था जी। और 2014 की लोकसभा में, 2019 की लोकसभा में मुझे याद है कि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज, मतलब जैसे मैं एक नाम ही ले लेता हूं, शीला दीक्षित ने मुझसे कहा था 2014 में कि मनोज, इस इलेक्शन में हमारा प्रयास करना बेकार है क्योंकि देश ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो मतलब न केवल वेव थी बल्कि दिखाई दे रही थी, बल्कि दूसरी पार्टी स्वीकार कर रही थी भैया हम हार गए। मतलब इलेक्शन में अगर कोई पार्टी स्वीकार कर ले कि हम हार चुके हैं, उससे बढ़िया कोई मतलब लिटमस टेस्ट नहीं होता कि ये पार्टी वाकई में हार गई। तो वेव दिखाई, या तो वेव दिखाई दे रही थी पहले 2014-19 में, 17 में नहीं दिखाई दे रही थी तो एक अंडर करंट दिखाई दे रहा था। अब की बार मुश्किल ये कि अंडर करंट भी देखना मुश्किल हो रहा है, अंडर करंट भी खोजने से भी नहीं मिल रहा है। केवल एक बाहर का आंकड़ा है जो कि हम लोग केवल बाहर से देख पा रहे हैं कि वोट परसेंटेज ड्रॉप कर रहा है, बस केवल इस आंकड़े के अलावा। और या ये अपील बार बार आ रही है बीजेपी की कि भाई बाहर निकलिए, यानी कि बीजेपी चिंतित है। केवल इन दो बातों के अलावा कोई ना अंडर करंट दिखाई दे रहा है ना वेव दिखाई दे रही है। लेकिन मैं एक बात समझना चाहूंगा, हम हर बार देखते हैं जब चुनाव का माहौल होता है, मनोज जी कई चुनाव आपने देख लिए हैं और आपने तो कई बार बड़े बड़े मोर्चों पर देखा भी है, एनालिसिस भी किया है। हम इतनी कोशिशें करते हैं, हमारा आयोग इतना प्रचार प्रसार करता है, खर्च करता है, तमाम जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम होर्डिंग्स लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं। हम पोलिंग परसेंटेज को क्यों बहुत ही हाईएस्ट पीक लेवल तक नहीं ले जा पाते? 60, 62, 65, लास्ट 70, उसके बाद भी बहुत सारे लोग जो है या तो वोट डाल नहीं पाते या उनका मतदाता सूची से नाम गायब हो जाता है। ये चीजें इतने सालों के बाद भी हम फेस कर रहे हैं। आपको लगता है इसमें कुछ व्यापक बदलाव की जरूरत है? 7 चरणों के मतदान के बाद आज हमें यह तस्वीर कहनी पड़ रही है। देखिए, पहले से सिचुएशन इस साल में बेहतर हुई है। जैसे मैं आपको अपना बताता हूं, जहां मैं रहता हूं इंदिरापुरम में, तो वहां 3-3, 4-4 राउंड टीम्स आ गई और ख़ास तौर से वो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि भाई हमारी पार्टी के आदमी का नाम वोटर्स लिस्ट में है कि नहीं। मेरे बेटे का अभी वोटर्स आईडी बना था तो उसका नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं था, तो हमने ख़ास तौर पे कहा तो उसका नाम डला। तो मतलब कहीं पे जब वर्कर होता है, वो एक्टिव होता है, तो देखता है कि भाई हमारा वोटर जो है उसका नाम है कि नहीं है। अगर मान लीजिए नाम नहीं है और वर्कर ने भी नहीं देखा तो इसका मतलब वर्कर उदासीन था ना होने को। देखिए, अब बात तो यहाँ तक हो सकता है कि टी.एन. शेषन खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो वोट डालने गए, अब वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये तो स्त्री हैं, तो उन्होंने कहा भैया ये गाय नहीं बैल है। जी तो बिल्कुल सिंह साहब, मैं आऊंगा आपके पास, ब्रजेश भाटी जी आपके पास भी आऊंगा। मनोज जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। वक्त की मजबूरी, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना है, यहां रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कवरेज लगातार जारी है। स्वागत है ब्रेक के बाद। इस वक्त बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने वोट डाला है और प्रचंड बहुमत का दावा किया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रचंड बहुमत का अनुप्रिया पटेल ने दावा किया है। मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपने दायित्व का निर्वहन किया। मिर्जापुर में अपना मतदान किया है मैंने और पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि मिर्जापुर की 5 सीटें जिस पर हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हम शानदार तरीके से जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि कितना अब सीट यहाँ, मतलब 5 सीट की बात करें, जबकि दूसरे भी दल यहाँ पे लड़ रहे हैं बहुत मजबूती के साथ, तो क्या लग रहा है ऐसे 5 सीट निकलेगी? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और अलग अलग राजनीतिक दलों को जोर आजमाइश करने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है, लेकिन मिर्जापुर एनडीए गठबंधन की जीत ही सुनिश्चित करने जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में जो यहाँ पर राज्य की सरकार रही और पिछले 8 वर्षों में मेरा जो दूसरा कार्यकाल है, भारत सरकार की जो तमाम विकास की परियोजनाएं यहाँ पर आई, उसको देखते हुए मिर्जापुर का मतदाता बहुत उत्साहित है और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हो रहा है।
संजय निषाद ने फिर से गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। एक नेचुरल गठबंधन है, निषाद राज और जय श्री राम का, अनुप्रिया पटेल, डॉक्टर संजय कुमार निषाद और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी। ये एक विशेष चुनाव है और इसमें जनता इस बार मन बना लिया। जनता ने मन बनाया था कि अब तक तो इन्हें हटाओ, इन्हें लाओ, लेकिन इस बार है कि किसी भी तरीके से हाथी नहीं आना चाहिए, किसी तरीके से साइकिल नहीं आना चाहिए, किसी तरीके से एक पंजा नहीं आना चाहिए, ये गांव में नहीं इनको आना चाहिए, क्योंकि ये लोग खाली गरीबों के पेट पर लात मारते हैं, ये इनके हक पर डाका डालते हैं। ऐसे डाका डालने वाली पार्टियों को ये गांव में नहीं जरूरत। तो यहां पर अलग अलग रिएक्शंस भी हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हर अपडेट हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।